हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का वीडियो के माध्यम से फिर से स्वागत है बच्चों। हम अभी फिर से क्लास को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बच्चे। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है, तो बच्चे वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप लोगों को बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसे घर बैठे समझिए। जो कार्य दिए जा रहे हैं उस कार्य को पूरा कीजिए और साथ ही मन लगाकर काम कीजिए। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने 1.2 कंप्लीट कर चुका था वह है, और आज हम 2.1.3 प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और आगे पढ़ते हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार देखना है। भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो बड़ा हिस्सा कौन सा? पठारी प्रदेश, जिसे किसके नाम से? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार मतलब इसका जो फैलाव है वो बताया गया कि उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर से पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समांतर, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। तो ये क्षेत्र क्या है? उत्तर पश्चिम से क्षेत्र होते हुए क्या है? समांतर अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से होते हुए कच्छ से आगे बढ़ते लगभग वो यमुना और गंगा के समांतर कौन से? पूर्व क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में शिलांग पहाड़ तक इसका क्षेत्र जो है फैला हुआ है, जो कौन सा है? प्रायद्वीप में आता है, दक्षिण प्रायद्वीप में आता है। वास्तव में भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है। वास्तव में मतलब ये बताया गया कि भूवैज्ञानिक की बनावट के आधार पर देखा जाए तो पठार का जो हिस्सा है वो क्या है? उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसाद जो जमाव हुए उन जमावों के नीचे दबा हुआ है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाके में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर क्या है? प्राचीन जो पुराने पठार है वो हिस्से क्या है? मैदानी क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में को मिलता है। पिछले पार्ट में हमने भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से भारतीय प्लेट की जो बनावट है किस तरीके से वो हुई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। बच्चे ध्यान रखें इस बात को कि भारत का जो विशाल प्रायद्वीपीय पठार है वही क्या है? भारतीय प्लेट है, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। कौन से? दक्षिण एशिया का एक बहुत ही पुराना भूभाग है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जो इसका जो फैलाव देखने को क्या है? 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना है, जिनमें आग्नेय या कायांतरित शैलें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, सिल्ट आदि पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसी है? वो कठोर शैलों से बनी हुई है, जो कि यह आग्नेय और किससे है? कायांतरित चट्टानों से ये कहना चाहिए, इन दोनों का उसमें समावेश देखने को मिलता है। तो इसी कठोर शैलों से प्रायद्वीपीय पठार वो बना हुआ है। जो आग्नेय जो शैल होते हैं वो क्या है? ज्वालामुखी के निकलने से जो लावा बह करके जमा हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो कैसा हो जाता है? वो कठोर हो जाता है। तो और जो वो ही क्या है? कठोर शैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और कायांतरित चट्टान जैसे कि जब दबाव और ताप के कारण ये क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। शैल है वो किसके कारण? दबाव और ताप के से बदल गई हो, वो क्या कहलाती है? कायांतरित, या जिसको कहते हैं रूपांतरित शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे इसमें कहा गया कि आग्नेय और शैल कायांतरित शैलों जो कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस आदि हैं, इसमें पाई जाती है। कुछ सीमांत इलाकों को छोड़कर इस भूखंड के ऊपर समुद्र का अतिक्रमण प्रायः नहीं हुआ है।
कुछ सीमांत मतलब जहाँ से सीमा अंत हो जाती है उन इलाकों को छोड़कर इस भूखंड के ऊपर कौन सा है, समुद्र का अतिक्रमण जो क्षेत्र है, समुद्र का अतिक्रमण वह प्रायः नहीं हुआ है कहा गया। वैज्ञानिकों का मत है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशियाई प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा था। ये वैज्ञानिकों का मत है, उनका मानना है कि लाखों वर्ष पहले कहा गया है कि भारतीय जो प्लेट हैं या जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है वो धीरे धीरे खिसकते हुए कौन सी उत्तर दिशा के या उत्तर के जो यूरेशियाई प्लेट की ओर है वो क्या है, विस्थापित। विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसकना। तो ये हो रहा था। जब वह वर्तमान स्थिति में पहुंचा तब इसका पश्चिमी भाग ध्वंस, जिसको क्या कहा जाता है, अवतलन, ध्वंस गया। यहाँ अब कौन सी सागर है, आज अरब सागर है। भू अवतलन के कारण समस्त प्रायद्वीपीय पठार का ऊंचा स्वरूप बना जिस पर सदियों से कटाव अपरदन की प्रक्रिया ने धरातलीय स्वरूप का निर्माण किया है। तो इन्हीं जो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो पश्चिमी जो भाग है वो क्या है, अवतलन, उसमें ध्वंस हो जाने की वजह से जो कि आज वहाँ पे कौन सी सागर, अरब सागर स्थापित हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो भू अवतलन होने के कारण की वजह से जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उसका जो स्वरूप मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कैसी होती जा रही है, ऊपर स्वरूप बना, जिसकी वजह से सदियों से कटाव मतलब जैसे कि भूमि का जो ह्रास होता है उसी तरीके से वो ह्रास से या कटाव होने की प्रक्रिया धीरे धीरे किसके रूप में, धरातलीय स्वरूप में का निर्माण वो कर रही है। जहाँ की चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम थी वहाँ कटाव अधिक हुआ है। जहाँ पे अपरदन जैसी या कटाव जैसी हुई हैं वो चट्टानें अपेक्षाकृत कैसी थी, मुलायम थी। मुलायम होने की वजह से उसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ आप देखते हो, कोई भी मुलायम सॉफ्ट चीज़ जो होती है उसमें जब घर्षण करते हो वो आसानी से कटाव हो जाता है। तो उसी तरीके से जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं, अधिक कटाव करती हैं। और कठोर चट्टान कम अपरदित हुई। जो चट्टानें कैसी थी, कठोर थी, वो चट्टानें कम अपरदित, उसमें मतलब कटाव अधिक नहीं हुआ। लाखों वर्षों से चली आ रही इस प्रक्रिया ने पूरी तरह समतल धरातल का निर्माण न कर ऊंची नीची धरातल का निर्माण हुआ। मतलब लाखों वर्ष से जो अपरदन की प्रक्रिया जो चल रही है वो पूरी तरीके से समतल धरातल मतलब जो समतल धरातल है या भूमि का वो निर्माण न कर पाने की वजह से वो कैसी ऊपर या ऊंची नीची धरातल का निर्माण हुआ है। कहीं ऊंची है तो कहीं समतल है तो कहीं तो पठार है, इसी तरीके से है। यहाँ के अधिकतर पठार कठोर चट्टानों के अवशेष हैं। यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो पहाड़ हैं वो क्या है, कठोर चट्टानों के जो कठोर चट्टानें हैं उनके अवशेष हैं। अवशेष मतलब बचा खुचा या जो बच गई हैं वो, जिन पर आज भी अपरदन कार्य हो रहा है। तो उन चट्टानों पर या उन पहाड़ के जो कठोर चट्टानें हैं उन पर अपरदन जो कटाव हो रहे हैं वो कार्य आज हो रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग हिमालय के पर्वत शिखर की तरह नुकीली नहीं वरन कैसी है, गोलाकार है। ये हिमालय पर्वत की तरह, जैसे हिमालय पर्वत को आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा या आपने अगर गए हो तो देखे हो, तो वो कैसी है, वो गोलाकार नहीं है बल्कि कैसी है, वो ऐसी नुकीली है। लेकिन कहा गया है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के जो ऊपरी भाग है वो हिमालय पर्वत की तरह नुकीली नहीं है बल्कि कैसी है, गोलाकार है, ऐसे अर्ध इस तरीके से बनी हुई है। क्योंकि वो जो मुलायम कठोर चट्टानें थी उसमें क्या है, कटाव होने की वजह से वो उसमें घर्षण अधिक हुआ है। लेकिन उन जगह पे जहाँ पे कठोर चट्टानें है वहाँ पे जो धरातल का हुआ है अपरदन वो कम हुआ है। यहाँ पे मानचित्र 2.12 में दिखाया गया है कि भारत के पठारी प्रदेश, तो ये प्रदेश हैं जिसमें हमने ये देखा था कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, पठारी प्रदेश है। उनका जो फैलाव है वो या फिर कहें वो विस्तार इसी तरीके से, जैसे हमने देखा था उत्तर और पश्चिम की ओर और साथ ही दक्षिण की ओर इसका फैलाव क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इस तरीके से दिखाए गए हैं, मालवा का पठार। तो आप इसे अपने बुक में भी देख सकते हैं।
यहाँ पे दिखाया गया कि समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर ये वाले क्षेत्र हैं जो दिखाए गए। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया कि किस तरीके से मैप को देखा जाता है, समझा जाता है, तो आप लोग इसे देख करके भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चे, पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपर्दित पठार देखे जा सकते हैं। पठार के जो सीमांत पट्टियां हैं, है ना, उन पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ और अपर्दित पठार जो अब जहाँ पे कटा हुआ है उनको हम देख सकते हैं, जैसे सह्याद्री और कौन सी है, अरावली पर्वत। भूगर्भीय हलचलों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ति हुई है। भूगर्भीय मतलब भूगर्भ के अंदर हलचलों की वजह से पठार में कहीं कहीं पे भ्रंश मतलब कहें एक तरीके से नाश होना, हाथ से होना या ध्वंस होना जिसको कहा जाता है, और दरार जैसे कि एक सीधी रेखा एक रेखा की तरह फट जाना या फिर लंबा जो छिद्र हो जाता है उसे कहा जाता है दरार की उत्पत्ति हुई। किसकी वजह से? भूगर्भीय हलचलों की वजह से। भूगर्भ के अंदर जो हलचल हुई है जिसकी वजह से भ्रंश और दरार की उत्पत्ति हुई है, जिसमें पतन हो जाता है, नाश हो जाता है या ध्वंस हो जाता है। तो ऐसे ही भ्रंश से उत्पन्न घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदी प्रभावित होती है। तो इसी जो ध्वंस हुए हैं उन्हीं ध्वंस में उत्पन्न कौन सी? घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदी प्रभावित बहती है। हिमालय के निर्माण के समय प्रायद्वीपीय पठार अस्थिर था। मतलब ये क्या था, जो प्रायद्वीपीय पठार था उस समय क्या स्थिर नहीं था बल्कि अस्थिर था, जिसके कारण धरातल पर दरारें बनी और कुछ क्षेत्र कैसी हो गई? ऊपर उठ गई। मतलब कुछ जो दरारें आई जिसकी वजह से या तो फट जाना या तो रेखा की तरह छिद्र हो जाना, तो ये दरारें जब बनी तो कुछ क्षेत्र क्या हो गए? ऊपर उठ गए। पालनी और नीलगिरी पहाड़ियाँ इसकी उदाहरण हैं। दक्कन का लावा क्षेत्र जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहा जाता है। तो जो दक्कन का जो लावा क्षेत्र है, लावा की ज्वालामुखी जब निकलती है तो वो क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्या करती है, जो फैल जाती है और साथ ही जब ठंडे हो जाते हैं तो वो लावा का जमाव हो जाती है, जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकले लावा के जमाव निक्षेप से बना है। मतलब जिस तरीके से ज्वालामुखी जो कि बहुत ही गर्म होती है और वो आसपास के पूरे क्षेत्रों को क्या कर देती है? जला करके पूरी तरीके से राख कर देती है और वो कठोर तो शैलों में परिवर्तित हो जाती है। और जो भूमि होती है, कुछ भूमि वो काली मिट्टी का निर्माण मतलब काली मिट्टी का जो निर्माण हो जाता है, तो इसी ज्वालामुखी के निकले लावा के निक्षेप से ये बना है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ प्रभावित होने वाले अधिकांश नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है मतलब ढलान वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? दक्षिण से पूर्व की ओर, मतलब दक्षिण से पूर्व की ओर उसका जो की ओर है, इसलिए जो प्रभावित होने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि ये आपका बंगाल की खाड़ी है। हमने क्या पढ़ा कि दक्षिण और पूर्व की ओर इसका क्या है? ढाल है, जिसकी वजह से जो नदियों का जो प्रवाह होता है वो बंगाल की खाड़ियों में पूर्व की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में वो गिरती है। बच्चों यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है विज्ञान जो पृथ्वी और उसकी भीतरी स्वरूप, प्रकृति और पदार्थों का अध्ययन करता है, इसे भौमिकी, भूगर्भ शास्त्र एवं भूतत्व विज्ञान भी कहते हैं, जो कि विज्ञान और जो पृथ्वी के भीतर के स्वरूप, उसकी जो बनावट, उनकी संरचना, प्रकृति और पदार्थों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे भूगर्भ शास्त्र या फिर भूतत्व विज्ञान भी कहा जाता है। अगला है मैदान की तुलना में ऊपर उठे सपाट क्षेत्र को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। मैदान की तुलना, मैदान कैसी होती है? समतल होती है, तो की तुलना में ऊपर जो उठे और कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। सपाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पठार। अगला है अग्निशैल का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के किससे? जमाव से हुआ है। जो जमाव मतलब जो इकट्ठा लावा जो गर्म होती है वो लावा के जमाव से हुआ है। किसका निर्माण? अग्निशैल का। यह सबसे कठोर शैल है, मतलब सबसे कठोर शैल है। अगला है शैल जिसकी काया दबाव या ताप से बदली गई हो उसे कायांतरित या रूपांतरित
शैल कहते हैं। जो शैल किसकी वजह से कि काया जो उसकी जो स्थिति है उसमें किसकी वजह से दबाव और ताप के कारण जो परिवर्तन होता है तो वही क्या है कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं। आगे देखते हैं पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थिर है। पठारी जो क्षेत्र है वो क्या है, पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा कैसी है, वो अधिक स्थिर है। लेकिन यहाँ भी कभी कभी क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। जैसे सन 1998 में महाराष्ट्र के लातूर का भूकंप तथा सन 2004 में आया भुज गुजरात का भूकंप। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा क्या है, हिमालय का जो क्षेत्र है वो स्थिर है, लेकिन कभी कभी क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाती है, जिसकी वजह से ये स्थिति में क्या है, थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं भारत की विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन। इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार, जिसमें हम क्या देखेंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में। तो मध्यवर्ती जो मध्य भाग और उच्च भूमि जो उच्च भूमि उसके बारे में। मध्यवर्ती उच्च भूमि कौन सी, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है। इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी है पर्वत, अरावली पर्वत है। विंध्याचल क्षेत्र एवं अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। बच्चे ध्यान रखिए इस बात को कि विंध्याचल श्रेणी एवं कहा गया है अरावली के मध्य, विंध्याचल श्रेणी और अरावली के मध्य में कौन सा पठार, मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार और पूर्व में बघेलखंड का तथा और सुदूर पूर्व में, दूर में देखिए पूर्व में तो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सामान्यतः इस उच्च भूमि का जो ढाल है वो क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है। अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो ये उच्च भूमि जो है उसका जो ढाल है वो ज़्यादातर किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। जो प्रमुख नदियों चंबल, बेतवा, सोन के बहाव की दिशा से भी ज्ञात होता है, मतलब इसके बहाव की दिशा से भी पता चलता है। आगे देखते हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि क्या आप जानते हैं पश्चिमी घाट विश्व के 10 जैव विविधता प्रदेश में से एक है। यहाँ पुष्पीय पौधों की 7,400 प्रजातियाँ, 139 स्तनधारी पशुओं की प्रजातियाँ, 508 पक्षियों की प्रजातियाँ, 179 उभयचर प्रजातियाँ तथा 288 नदियाँ मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये कौन से पश्चिमी घाट में जो कि विश्व के 10 जैव विविधता प्रदेश में से एक है। तो जैसे यहाँ पता चले कि कितनी सारी जो पुष्पों की प्रजातियाँ हैं, पुष्प या फूलों की प्रजातियाँ हैं, स्तनधारी पशुओं की प्रजातियाँ हैं और पक्षियों की प्रजातियाँ हैं और उभयचर प्रजातियाँ और साथ ही जो नदी में रहने वाले मछलियों की भी प्रजातियाँ पाई जाती है। इसी तरह अलग अलग केरल में स्थित अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की अन्नाई मुड़ी शिखर जो कि 2695 मीटर दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है। यही पलनी पहाड़ियों में कोडाइकनाल पर्वतीय स्थिर है। पश्चिमी घाट पर स्थित नीलगिरी में ऊटी जो उदगम मंडलम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर एवं पर्यटन क्षेत्र के केंद्र है, जो कि लोग प्रकृति की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। आगे देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि के उपयुक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषता है। तो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसकी जो विभाग या भाग है उसकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे मालवा की मिट्टी कैसी है, काली है। इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे मतलब कपास की मिट्टी इसलिए क्योंकि जो काली मिट्टी है उसमें कपास की खेती बहुत ही अधिक या अच्छी होती है। बुंदेलखंड का धरातल अधिक उबड़ खाबड़ है। बुंदेलखंड का जो धरातली स्वरूप को देखें तो उबड़ खाबड़ है, मतलब ऊपर नीचे कहीं अच्छे हैं तो कहीं चलने योग्य भी नहीं है। इसके पश्चिमी भाग में बिहार का दृश्य देखने को मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर किससे, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों का विस्तार है।
यही स्थित छोटा नागपुर के पठार यह स्थिति छोटा नागपुर के पठार की है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में कोल्हन की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि पश्चिमी भाग में अलग अलग दृश्य जो पहाड़ियाँ हैं किस तरीके से घिरे हुए हैं और छोटे बड़े भाग हैं जो एक दूसरे से क्या है श्रेणियाँ विस्तारों का उनका फैलाव हुआ है। आगे यहाँ कहा गया कि भारत का प्राकृतिक मानचित्र देखें। इसकी सहायता से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार की मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्या क्या भेद दिखाई देते हैं, जिसमें क्रमांक दिया गया है बच्चे बिंदु हिमालय मध्यवर्ती उच्च भूमि। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों के ढाल की दिशा दी गई है। तो हिमालय, तो ये कौन सी दिशा की, ढाल की जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण। हिमालय की जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर। और मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखें तो ये कौन सी है, पश्चिमी एवं पूर्व की ओर। इसी तरीके से बच्चे आगे नदियाँ खनिज दी गई हैं, उसके बारे में आप लोगों को जो पर्वतीय पठार और मध्य उसके आधार पर आप लोगों को जो भिन्नता दिखाई देती है उसके बारे में यहाँ बताना है। आगे देखते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि के सभी भूखंडों में छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से सबसे धनी है। जो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उस भाग में क्या बताया गया कि भूखंडों में छोटा नागपुर का जो पठार है जहाँ पे खनिज की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे धनी है, मतलब खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें स्थित दामोदर घाटी में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोमोमाइट तथा फेल्सपार पाया जाता है। तो कौन से कहा गया है, इसमें स्थित दामोदर घाटी में कोयला प्राप्त होता है, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोमोमाइट तथा फेल्सपार पाया जाता है। तो सोचिए इस तरह से देखें तो क्या है, जो खनिज की दृष्टि से यहाँ पे बहुत कुछ पाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरे नंबर पे दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट के पूर्व में पूर्वी घाटी तक है। इसका विस्तार 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। किसके बारे में, पठार, जो दक्कन का पठार है उसका विस्तार बताया कि ताप्ती नदी के दक्षिणी तट से, ताप्ती नदी है उसके दक्षिण तट से दक्षिण में जो कौन सी नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट के पूर्वी घाटी तक फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से देखा, दक्षिण से पूर्वी घाटी के, तो पश्चिमी घाट से लेकर के इन क्षेत्रों से लेकर के इन घेटों तक इनका जो फैलाव है, उनका जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो फैला हुआ है। यह आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य पूर्णतः यह असंत आते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा को पूर्वी घाटी से होकर गुजरती नीलगिरी से राजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। दूसरी भुजा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ी और महाकाल की पहाड़ी हैं। तीसरी भुजा देखें तो यह कौन सी है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे कौन सी, पश्चिमी घाट, जो कि अभी हमने मानचित्र में देखा पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। अगर पर्वत श्रेणी देखा जाए तो उसकी ऊंचाई कहीं कहीं पे कम है। ऐसे कम ऊंचे व चौड़े भाग को क्या कहा जाता है, घाट के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने सह्याद्री में देखा कि कहीं कहीं ऊंचाई जो है वो कम है, तो ऐसे ही कम ऊंचे और चौड़े भाग को घाट के नाम से जानते हैं। इन घाटी में पहाड़ी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है। तो इन जो घाटों से जो पठारी और समुद्र तटीय, कहाँ से, घाटों से पहाड़ी और समुद्र तटीय क्षेत्र के बीच आवागमन मतलब आने जाने के लिए आसानी होता है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट, ऐसे 3 प्रसिद्ध क्या हैं, घाट हैं। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कौन सा, ये पूर्वी घाटी की कहा गया, पूर्वी घाटी है वो पूर्वी तट के समांतर महानदी की जो घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक कितनी, 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल गए हैं। महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी आदि नदियाँ
पूरे घाट को काट कर पूर्व की ओर बहती हुई कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो मिलती हैं। ये उपजाऊ डेल्टा मैदानों की रचना करती है। जो ये डेल्टा है, जो तीन नदियाँ आपस में जो मिलती है, वहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र उत्पन्न होता है या बनता है, उन मैदानी क्षेत्र उपजाऊ क्या मतलब फसलों के उत्पादन पैदावार के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग दक्षिण के बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो ये प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्वी भाग का भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। कौन सी, पूर्व की ओर है, जो कि यहाँ की जो नदियाँ बह करके कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। यह महानदी जल प्रवाह क्षेत्र में आता है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो इस नदियों के माध्यम से लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसका ऊपरी व उत्तर पूर्वी भाग कैसा है, पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जसपुर का पठार, धर्मजयगढ़ का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। जो कि स्थानीय रूप में कौन कौन से, जसपुर का पठार, धर्मजयगढ़ का पठार और रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जसपुर कैसी उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है वो कैसी है, उसी तरीके से धर्मजयगढ़, रायगढ़ की भी हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में छुरी की पहाड़ियों एवं पश्चिमी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह बेसिन के दक्षिण में बस्तर की उच्च भूमि है, जिसे क्या कहा जाता है, दंडकाय कहते हैं। यहाँ बैलाडीला व दल्ली राजहरा क्षेत्र उच्च किस्म के लौह अयस्क से भरा हुआ। तो ये क्षेत्र जो क्या है, दक्षिण में जो है बस्तर की उच्च भूमि है वो दंडकाय है, जहाँ पे बैलाडीला और दल्ली राजहरा क्षेत्र है, जहाँ पे उच्च मतलब अच्छे किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। आगे कहा गया है चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पत्थर की भी प्रचुरता है। मतलब इन बस्तर के अगर उच्च भूमि में जो पाए जाते हैं लौह अयस्क के साथ साथ चूना पत्थर और डोलोमाइट पत्थर की प्रचुरता मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह क्षेत्र भूगर्भीय गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर जो गुफाएं बनी हैं उसके लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा यही है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रभावित होती है। जिस तरीके से यहाँ जो कुटुमसर की गुफा है, कैलाश गुफा है, दंडक है गुफा यहीं पे प्राप्त होती है, जो कि भूगर्भ के नाम के लिए ये भी प्रसिद्ध है। और इसी क्षेत्र में कौन सी नदी प्रभावित होती है, इंद्रावती नदी भी प्रभावित प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं में कहा गया है, बताया गया है कुटुमसर गुफा एक भूगर्भिक गुफा है। यहाँ भूगर्भिक स्थलाकृति, स्टेलेग्माइट एवं कंदरा स्तंभ आदि देखने को मिलती है। कहाँ पे, कुटुमसर के भूगर्भिक गुफा में। गुफा की छत के नीचे की ओर लटकते हुए चूने के स्तंभ को अच्युताश्म, जिसे स्टेलेक्टाइट एवं गुफा के धरातल से छत की ओर बढ़ते स्तंभ को निश्चुताश्म, जिसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। ये दोनों बढ़ते हुए आपस में मिल जाते हैं, जो कंदरा स्तंभ का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये स्थल आकृति चूनायुक्त पत्थरों की बहुलता वाले क्षेत्र में मिलती है। स्थल आकृति मतलब स्थलों की आकृति जो है जहाँ पे चूनायुक्त, चूना से भरा हुआ ऐसे चट्टान है जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इसकी चौड़ाई ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 350 मीटर और वर्षा ऋतु में अधिकतम 1000 मीटर पाई जाती है। इसकी क्या बताई गई है, चौड़ाई, चूँकि ग्रीष्म ऋतु में कितनी रहती है, 350 मीटर, और जब वर्षा की ऋतु आने पर अधिकतम 1000 मीटर पाई जाती है। आगे है पाट पठारी क्षेत्र है। जो पाट है वो कैसा है, पठारी क्षेत्र है, किंतु इसका धरातल कैसा होता है, सीढ़ीनुमा होता है। जैसे सीढ़ी को आप लोगों ने देखा है उसी तरीके से सीढ़ीनुमा धरातल होता है। जैसे कि मैनपाट, मैनपाट आप सभी लोगों ने देखा है बच्चे कि किस तरीके से मैनपाट की जो बनावट है वो कैसी है। जारंग पाट, जसपुर पाट और सामरी पाट आदि यही पाट जो कि पठारी क्षेत्र के नाम से भी
क्षेत्र हैं, जो कि कुछ को हम सभी ने देखा हुआ भी है कि उसकी जो किस तरीके से वो क्षेत्र है, उसकी बनावट, उनकी संरचना कैसी है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार राजमहल की पहाड़ियों पर ही समाप्त नहीं होता। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो राजमहल की पहाड़ियों पर अंत नहीं है, इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी फैला है। जो इसका एक भाग है वो कौन से में, उत्तर पूर्व दिशा है, वहाँ क्षेत्र है, उसमें वहाँ पे भी फैला है उन क्षेत्रों पर। स्थानीय रूप से यहाँ पे शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलॉन्ग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। जो कि हमने छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखा, किस तरीके से क्या कहना चाहिए, ध्वंस या क्षय या नुकसान होने की वजह से ऐसे पठारों का निर्माण हो गया है। इस पठार को मुख्य पठार से जोड़ने वाली चट्टानें गंगा के जड़ों में ढकी हुई हैं। जो इस पठार है उसको जोड़ने वाली चट्टानें जो कि गंगा के जड़ों से किससे ढकी हुई हैं। मेघालय में पश्चिम से पूर्व, मेघालय में देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण क्या हैं, श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया। ये तीनों श्रृंखलाएं क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, जिस पर स्थित कौन सी है, मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या स्थान है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, घाट का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों के शिखर हिमालय की पहाड़ियों की तरह नुकीले नहीं हैं, क्यों। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार गंगा के मैदान से किस प्रकार भिन्न है। ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चे, कोशिश कीजिए, जितना बनता है 1 बनता है 2 बनता है, लेकिन कोशिश कीजिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।